You have the assignment? Okay, take it out then. Ma'am, the assignment is from chapter motion and half of motion and how force affect the motion, ma'am. Sorry. The assignment that student get, ma'am, motion and how force affect motion. It's not Okay. journeying data. Okay, fine. No, no problem. I'll dictate the questions as well. Thank you. Okay, ma'am. चलो बेटा. So, अब ध्यान से सुनना. The first question is, choose the correct options and explain the reason for the correct and incorrect options in the context of Ernest Rutherford gold foil experiment. ठीक है, हमें गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के बारे में क्या पता है कि गोल्ड की फॉइल थी, उसमें से बहुत सारी अल्फा रेज पास कराई गई. मोस्ट ऑफ देम they went undeflected because there is a lot of empty space inside the atom. Some of them, they deflected by some angles, and a very few retraced their path. ठीक है, ये 3 main observations थी Rutherford experiment की, that most of them, they went undeflected, which means that there is lot of empty space inside the atom. Some of them got deflected by some angles, which means there must be some positive charge inside the atom, because the rays which was tried, they were alpha rays. Alpha rays are helium-2 positive rays. ठीक है? And this positive charge is concentrated at the center, and this is called nucleus. ठीक है? So statement, आप बताना कि statement सही है या नहीं है. The experiment clearly showed the existence of neutron in the nucleus. Does this model has to do anything with the discovery of nucleus? No. इन्होंने न्यूक्लियस नहीं डिस्कवर किया था, इन्होंने सेंटर में न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, न्यूट्रॉन्स नहीं. ठीक है, ये न्यूट्रॉन्स की बात कर रहे हैं. न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ था इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, न्यूट्रॉन्स नहीं डिस्कवर हुए थे. ठीक है, अच्छा, कैसे? न्यूट्रॉन्स और न्यूक्लियस में क्या डिफरेंस है? न्यूक्लियस जो है वो एटम के सेंटर में होता है. न्यूक्लियस के अंदर 2 तरह के पार्टिकल्स होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. पर न्यूट्रॉन्स के बारे में इससे कुछ नहीं पता चला था. न्यूट्रॉन्स को चैडविक ने डिस्कवर किया था जब बेरिलियम और कार्बन को, बेरिलियम और हीलियम के पार्टिकल्स को स्ट्राइक कराया गया था. ठीक है. सेकेंड स्टेटमेंट इज द रिजल्ट disproved the plum pudding model and led to the idea of nucleus at the center of atom. Yes, ये जो मॉडल था, इन्होंने जो प्लम पुडिंग मॉडल, थॉमसन का मॉडल था, वो क्या कहता था? that positive charge is uniformly distributed. Atom is spherical in structure, positive charge is uniformly distributed, and negative charge is embedded on it. And जितना positive charge है उतना ही negative charge है, इसलिए atom as a whole is neutral. ठीक है, जितना positive उतना negative, इसलिए atom है neutral. So statement ये कहती है कि ये जो रदरफोर्ड मॉडल है, इसने थॉमसन मॉडल को डिस्कार्ड किया था.
कैसे डिस्कार्ड किया था? क्योंकि इन्होंने ये डिस्कवर किया था कि सेंटर में छोटा सा न्यूक्लियस है, उसके साइड में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, जबकि थॉमसन मॉडल क्या कहता है? थॉमसन मॉडल कहता है कि पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जबकि ये कहता है कि पॉजिटिव चार्ज सेंटर में लोकेटेड है। ठीक है, और रदरफोर्ड की डिस्कवरी मेजर डिस्कवरी है रिगार्डिंग न्यूक्लियस। देखो, सबसे पहले डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आई थी, वो सिर्फ एक थ्योरी थी जिसमें तो वो उसको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कुछ भी नहीं पता था, बस ये पता था कि कोई पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है और उसको डिवाइड और क्लासिफाई नहीं कर सकते। उसके बाद थॉमसन आया था, इस वक्त तक इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स डिस्कवर हो गए थे। तो और एटम जो है वो न्यूट्रल होता है, वो अभी भी हम जो पढ़ रहे हैं वो हम यही पढ़ते हैं कि न्यूट्रल होता है। तो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की इस तरह से दिखाई कि पूरा यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज फैला है, नेगेटिव सिर्फ एम्बेडेड है, पर पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल है, इसीलिए न्यूट्रल है। ठीक है, फाइन, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम दे आर इक्वल, बट डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी नहीं है, ऐसी है, सेंटर में न्यूक्लियस है। मैंने आपको बोला ये करेक्ट इसलिए क्योंकि इसके बाद भी दो मॉडल्स आए। देखो मैं आपको सीक्वेंस में बताती हूँ क्या मॉडल। पहले तो हमने पढ़ा है कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, दिस वाज समथिंग थ्योरेटिकल रिटन अबाउट एटम। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा अभी थॉमसन्स मॉडल, थॉमसन्स मॉडल। ठीक है, उसके बाद आया रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, उसके बाद आया बोहर मॉडल, और जो लेटेस्ट हम फॉलो कर रहे हैं वो है प्लैंक्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ठीक है, अब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में तो हम पढ़ते हैं दैट एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल, तो बस एक डॉट की तरह उसको आप सोचो, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, क्लासिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, थॉमसन ने बोला नहीं, ऐसा नहीं है, स्फेरिकल है एटम, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, नेगेटिव एम्बेडेड। ठीक है, लेकिन रदरफोर्ड ने अपने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूड किया कि सेंटर में पॉजिटिव सारा इकट्ठा है, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इसके बाहर घूमते रहते हैं। बोहर ने कहा कि सेंटर में न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन शेल्स में, फिक्स्ड शेल्स में घूमते रहते हैं। ठीक है, और प्लैंक्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जब हायर क्लासेस में पढ़ोगे वो कहता है सेंटर में न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रैंडम कहीं भी घूमते रहते हैं, 3D में कहीं भी घूम सकते हैं। लेट्स सी, इनके बाद रदरफोर्ड के डिस्कवरी के बाद न्यूक्लियस की पोजीशन नहीं चेंज हुई है, न्यूक्लियस इज प्लेस्ड इन द सेंटर इन बोहर मॉडल, प्लैंक्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, तीनों में। तो ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, तो इसके लेके कोई कंफ्यूजन नहीं करनी है और गलत भी नहीं करना क्वेश्चन। तो न्यूक्लियस के अंदर आपने पढ़ा है कि इसमें होते प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, और इसकी डिस्कवरी कब हुई? रदरफोर्ड ने जब गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया। सो हमारे क्वेश्चन में नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द लार्ज डिफ्लेक्शन ऑफ few alpha particles indicated that most of the mass of the atom and positive charge are packed into tiny center। अब देखो, यहां जो डिफ्लेक्शन आप देख रहे हो, ये डिफ्लेक्शन यहां से इतनी जगह पे सिर्फ स्ट्राइक बैक हुई, बाकी सब जगह डिफ्लेक्शन थी। क्योंकि जो आपका न्यूक्लियस है वो बहुत छोटा है साइज में,
ये जो न्यूक्लियस है दिस इज वेरी स्मॉल इन साइज. कितना छोटा है, जैसे अगर आप क्रिकेट ग्राउंड ले लो और क्रिकेट बॉल रख दो सेंटर में, वैसे एटम और न्यूक्लियस का रिलेशन होता है. जितना छोटा क्रिकेट बॉल प्लेस्ड इन अ क्रिकेट ग्राउंड, उतना छोटा न्यूक्लियस इन एन एटम. ठीक है. और ये जो डिफ्लेक्शन है, ये इसी की रिपल्शन की वजह से होती है. जो डिफ्लेक्शन होती है, इसी पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस ने ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम पार्टिकल्स को रिपेल करके डिफ्लेक्ट कर देते हैं. ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements are correct or incorrect according to Bohr atomic model? बोहर मॉडल ये हमने किया कि सेंटर में न्यूक्लियस है, साइड में ऐसे शेल्स हैं, शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं. ठीक है. फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स ये होते हैं, इन्हीं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं हमेशा, ना एनर्जी गेन करते हैं ना लूज करते हैं. ठीक है. तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है या सही है. फर्स्ट स्टेटमेंट, इलेक्ट्रॉन lose energy while moving in fixed orbits and slowly fall into the nucleus. So is this statement correct? Raise your hands who say this statement is correct. कितने बच्चे बोलते हैं स्टेटमेंट है इलेक्ट्रॉन lose energy while moving in fixed orbits and slowly fall into the nucleus? How many of you say that the statement is correct? It's not correct? ये पता ही नहीं है, बताओ. So electrons, they don't fall into the nucleus, they keep on moving here. वो ना एनर्जी absorb करते हैं ना वो एनर्जी रेडिएट करते हैं. They keep on moving in this fixed orbit. ठीक है. Second statement, electrons can exist anywhere around the nucleus and with no fixed energy. बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग दिस इज नॉट करेक्ट. इलेक्ट्रॉन ऐसे अपनी मर्जी से कहीं नहीं घूम सकता, उसको अपने ऑर्बिट में ही सर्कल करना होता है, अपनी मर्जी से वो नहीं घूम सकता कहीं भी. Then electrons revolve around the nucleus in orbits of fixed energy without losing energy. Yes, this is correct. कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो घूमते रहते हैं अपने ऑर्बिट में, एनर्जी लूज नहीं करते हैं. ठीक है. एंड डी इज इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फाउंड बिटवीन एनर्जी लेवल्स एज दे मूव अराउंड द न्यूक्लियस. कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपको एनर्जी लेवल्स के बीच में भी मिल सकते हैं. तो बोहर के अकॉर्डिंग तो ऐसा नहीं हो सकता. बोहर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लेवल में ही मिलते हैं, बीच में यहाँ पर नहीं मिल सकते. ठीक है. देन इज आइसोटोप्स. आइसोटोप्स किसको बोलते हैं? जिनके पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो या फिर प्रोटॉन्स हो या फिर न्यूक्लियॉन्स हो या फिर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हो. हाँ जी. व्हाट आर आइसोटोप्स which have same number of? बोलो. ऐसे चुप बैठ जाते, नहीं पता. ठीक है. ओके. नेक्स्ट इज atom X has 18 protons, 22 neutrons
atom Y has 20 protons, 20 neutrons. So X and Y क्या है आपस में? Options are isotope या isobars. What is relationship between X and Y? Are they isotope or they isobar or nothing? इनमें से कुछ भी नहीं. None of these. बोलो. None of these. पक्का? अच्छा, फिर आप इसका मास नंबर निकाल सकते हो दोनों का. मास नंबर कैलकुलेट करो जरा. मास नंबर एक्स का कितना है, वाई का कितना है? बोलो. तो क्या बोलते हैं उन दो चीजों को जिनका मास नंबर सेम हो बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो? नन ऑफ दीज कैसे बोला था? ठीक है, तो ये है आइसोबार्स बिकॉज देयर मास नंबर्स आर इक्वल. ठीक है, चलो नेक्स्ट assertion रीजन है. assertion की स्टेटमेंट कहती है that electrons are negatively charged particles. ठीक है, is this true? Reason says because they were discovered by Rutherford. Is this true? ठीक है, तो assertion true, reason false. ठीक है, रदरफोर्ड ने डिस्कवर भी नहीं किए थे. वैसे थॉमसन एक्सपेरिमेंट में डिस्कवर हुए थे इलेक्ट्रॉन कैथोड रे ट्यूब में जब किया था. और ये उनका नेगेटिवली चार्ज होने का रीजन भी नहीं है. दे वर डिस्कवर्ड that it was discovered that they are negatively charged when they were attracted to positively charged plate. ठीक है, so this was it. The seventh question, assertion says Bohr model successfully explained stability of atoms. Is this true? बोहर मॉडल ने एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया था. यस, दिस इज ट्रू. कौन नहीं कर पाया था? हु कुड नॉट? रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन. ठीक है, बोहर ने किया था. रदरफोर्ड could not explain the stability of atom. Reason is electrons in fixed orbits do not radiate energy. Is this true? Yes, ma'am. Yes, this is the reason. रदरफोर्ड, देखो जो आपके पास रदरफोर्ड का मॉडल है उसमें कहा कि सेंटर में न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम रहा है. ठीक है, बट ही कुड नॉट टेल कि कैसे घूम रहा है. उस वक्त एक साइंटिस्ट थे, मैक्सवेल नाम के फिजिसिस्ट थे. ठीक है, वो कहते मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग जब भी कोई चार्ज्ड पार्टिकल जिसकी यहाँ बात हो रही है, दैट चार्ज्ड पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन. तो ये कहता जब भी कोई चार्ज्ड पार्टिकल एक्सेलरेट करता है, तेज तेज घूमता है, देन इट शुड लूज एनर्जी. इट शुड लूज एनर्जी. किसने कहा था ये? मैक्सवेल ने. ठीक है, तो उन्होंने चैलेंज किया था रदरफोर्ड को कि रदरफोर्ड मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग जब भी कोई चार्ज्ड पार्टिकल ऐसे घूमेगा उसको एनर्जी लूज करनी चाहिए.
और अगर वो एनर्जी लूज करेगा इट शुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस। ऐसा होता तो एटम खत्म, एटम खत्म मैटर खत्म, मैटर खत्म यूनिवर्स ही खत्म। तो यूनिवर्स तो नहीं खत्म हुआ ना। तो कहता है यू एक्सप्लेन कि ये कैसे नहीं हुआ, बट रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन इट। तो बोहर आए और बोहर ने कहा कि देखो सेंटर में न्यूक्लियस है, साइड में शेल्स हैं, शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट्स में ही घूमते हैं। दे डू नॉट रेडिएट एनर्जी। इफ दे डू नॉट रेडिएट एनर्जी दे वोंट फॉल इन और फॉल आउट। ठीक है, उसकी जितनी अंदर की तरफ न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टिव फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, उतनी ही बाहर वाली तरफ गिरने की फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो ये दोनों फोर्सेस उसको बैलेंस करके उसको अपने रास्ते घुमाती रहती हैं, ना अंदर को गिरने देती है ना बाहर को गिरने देती है। ठीक है, इस तरीके से बोहर ने स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स बताया था। राइट, ओके। देन कम्स some subjective questions. रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पे क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट इज नेम द एलिमेंट Rutherford selected for the purpose of scattering experiment. कौन सी फॉइल यूज की थी, कौन से एलिमेंट की? गोल्ड फॉइल। और क्यों यूज की थी गोल्ड फॉइल? बिकॉज इट इज हाईली मेलिएबल। ठीक है, उसकी थिन फॉइल आपको मिल सकती है। क्यों चाहिए थिन फॉइल? क्योंकि अगर बहुत थिक कोई एटम लेते तो जो सारी की सारी रेज हैं वो ब्लॉक हो जाती। अगर बहुत ही थिन ले लेते तो सारी की सारी पास कर जाती। तो इसमें एप्ट थिकनेस वाली, मतलब जो रिक्वायर्ड है उसके जितनी मेलिएबिलिटी वाली आपकी गोल्ड की फॉइल थी। ठीक है, after that is which subatomic particle was used by him? कौन सा subatomic particle? What do you understand by subatomic particle? बोलो। अल्फा पार्टिकल। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो यूज किए थे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के लिए। और अल्फा पार्टिकल किस एलिमेंट के होते हैं, कौन सी एलिमेंट के आयंस हैं वो? हीलियम, He2 पॉजिटिव आयन। ठीक है, नेक्स्ट इज what was the drawback of Rutherford model of atom? Can you tell me? Drawback, बोलो। अभी तो बताया क्या था ड्रॉबैक? Yes, he could not explain the stability of atom. Explain the stability of atom. ठीक है, okay. What is an atom? What is an atom? Atom की definition आए तो क्या लिखोगे? Smallest particle, बोलो। Atom is the smallest particle of the matter. ठीक है, और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स, दे आर
Electron, proton, neutron. ठीक है, सब अटोमिक पार्टिकल्स हैं. इलेक्ट्रॉन, E नेगेटिव इज फॉर इलेक्ट्रॉन, P इज फॉर प्रोटॉन, N is for neutron. Okay, now we will write differences between Thomson model and Rutherford model. Write down. टेबल बना के ऐसे डिफरेंसेस लिख लो. बता तो दिया मैंने, समझा दिया. इफ यू आर आस्क्ड टू राइट इट, यू शुड बी एबल टू राइट इट.
नहीं भाई अभी क्या करेंगे आप क्यों ये लोग फिर पढ़ लोगे वो आए किसी नहीं पढ़े कितने पढ़े सच में केली क्लास है दोने दस्तारा मान देव तो बाणी का पेपर देगा सच में हाँ अमृता देखो बेटे सारे पॉइंट्स ये देखो मैं साथ में बता दूं, पहला पॉइंट तो था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसमें हमने थॉमसन में करते कि पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड है यूनिफॉर्मली, लेकिन रदरफोर्ड में पॉजिटिव चार्ज सेंटर में कंसंट्रेटेड है। सेकंड पॉइंट है इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन का, कि थॉमसन में इलेक्ट्रॉन्स जो है पॉजिटिव स्फीयर में एम्बेडेड हैं, लेकिन रदरफोर्ड में वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड न्यूक्लियस। एम्प्टी स्पेस का एक पॉइंट बना सकते हो कि थॉमसन में तो कोई एम्प्टी स्पेस नहीं था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था सारा मास। और आप रदरफोर्ड में लिख सकते हो मोस्ट ऑफ द एटम्स वॉल्यूम इज एम्प्टी स्पेस, बहुत सारा खाली स्पेस मिला था, उनकी बहुत सारी रेज उसमें से सीधे पास कर गई थी, जिससे हमने कंक्लूड किया था कि उसमें बहुत सारा खाली स्पेस प्रेजेंट है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट मास डिस्ट्रीब्यूशन का, कि mass is distributed evenly across entire atom। ठीक है, लेकिन इसमें nearly all mass is concentrated in the dense nucleus। Done? Is anybody writing? Raise your hands if you're still writing. Okay, finish it, beta. I think everybody is done. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
Explain J.J. Thomson's cathode ray tube experiment. What conclusions were drawn from this experiment? ठीक है, तो कैथोड रे ट्यूब में आपने क्या किया था? कैथोड रे ट्यूब ऐसे ग्लास की ट्यूब होती है एक, जिसमें आप इलेक्ट्रोड्स लगाते हो, ठीक है, कैथोड और परफोरेटेड एनोड, और इसको हाई वोल्टेज से कनेक्ट करते हो और यहाँ पर वैक्यूम पंप लगाते हो। ये जो रेज यहाँ निकलेंगी ये दिखती नहीं है, लेकिन यहाँ जिंक सल्फाइड स्क्रीन की कोटिंग आप लगाते हो ताकि इसमें से जब ये रेज निकल के क्रॉस करके इधर स्ट्राइक करें तो ये ग्लो करती है, ठीक है। इसके लिए आपको हाई वोल्टेज यहाँ पास करना है और प्रेशर को 10⁻⁻² से लेके 10⁻⁻⁴ पे आप रिड्यूस करते हो, तब जाके यहाँ से रेज निकलती हैं। किससे? कैथोड से। दे ओरिजिनेट फ्रॉम कैथोड, ठीक है। ये आपका एनोड है, परफोरेटेड बनाते हैं इसको ताकि इसमें से परफोरेशंस मींस उसमें से पैसेजेस हैं, ठीक है, पोर्स हैं, ठीक है। ये आपका एनोड है, यहाँ से रेज पास करके उधर स्ट्राइक करती हैं। कब करेगी? जब हाई वोल्टेज और रिड्यूस प्रेशर इस पे आप अप्लाई करोगे, ठीक है। सो यू कैन राइट दैट high voltage is applied across इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? मेटल के पीसेस होते हैं, वो मेटल के पीस आप इस पे लगाते हो जिसको कैथोड और एनोड बनाते हो। अक्रॉस इलेक्ट्रोड्स इनसाइड अ सील्ड ग्लास ट्यूब, inside a sealed glass tube, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है? A visible stream of radiation called cathode ray traveled from नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ये कैथोड कैसा है? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, ठीक है। फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड which is cathode to positive electrode, to positive electrode which is anode, right? And किसने डिस्कवर किया था? मैंने आपको बताया था पहले, थॉमसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो थॉमसन applied electric and magnetic field to this ray to observe its behavior. क्या बिहेवियर पता चला था हमें? कैसे पता चला था कि ये कैथोड रेज में क्या कौन से पार्टिकल है और उनका क्या बिहेवियर है? तो कैथोड रेज में नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। तो जब हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक प्लेट्स होती है ना, तो यहाँ पर जैसे अगर हम यहाँ पॉजिटिव प्लेट अप्लाई करेंगे और यहाँ पर नीचे वाली साइड नेगेटिवली चार्ज प्लेट होगी, तो ये जो रेज हैं ये रेज डिफ्लेक्ट कर जाती हैं पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ। इसका क्या मतलब है कि ये कैथोड रेज कैरी करते हैं नेगेटिव चार्ज।
क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस आपस में अट्रैक्ट करते हैं, तो क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, सो दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट। अब इसमें से ये जो एक्सपेरिमेंट थॉमसन ने किया, इससे क्या वो कंक्लूड किया उन्होंने, ठीक है, तो वो कंक्लूजन लिखेंगे। पहले ये लिख लो, डोंट मूव अराउंड इन द क्लास, सिट क्वाइटली एंड राइट। चलो, कंक्लूजन्स ड्रॉन। इसमें सबसे पहले है दैट ये जो पार्टिकल्स हैं दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है, द रेज डिफ्लेक्टेड towards the positive plate, towards the positive plate of electric field proves that they consist of negatively charged particle, negatively charged particles, ठीक है। फिर है सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल and they are small and smaller and lighter than atoms, lighter than atoms, ठीक है। इन्हीं पार्टिकल्स को, इन्हीं कैथोड रे पार्टिकल्स को हम इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, कैथोड रे पार्टिकल्स, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यूनिवर्सल हैं। यूनिवर्सल मतलब किसी भी एलिमेंट का अगर आप इलेक्ट्रॉन लोगे तो हर एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एक जैसा ही होगा, ठीक है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, okay, question is in Rutherford Goldfoil experiment, why did most of the alpha particles pass through the gold foil without any deflection? बता सकते हो reason for this? I repeat my question. Why did most of the alpha particles pass through the gold foil without any deflection? Well, the answer to this is क्योंकि वहां बहुत सारा empty space था, इसीलिए most of the rays they passed through it. Second part is, why were some alpha particles deflected through large angles while a few bounced back? Explain with Bohr, using Bohr atomic model. So बहुत सारी रेज तो कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हुई थी क्योंकि सेंटर में न्यूक्लियस था विच वाज पॉजिटिवली चार्ज्ड, और अल्फा रेज भी पॉजिटिवली चार्ज थी और वो डिफ्लेक्ट कर गई। सेम चार्ज जो है वो रिपेल करता है एक दूसरे को, मगर सेंटर में जहां न्यूक्लियस था, छोटा सा होता है न्यूक्लियस, बहुत छोटा होता है साइज में, और सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स उसी छोटे से साइज में होते हैं, तो जो रेज वहां
स्ट्राइक करती हैं वो एकदम अपना पाथ रिट्रेस कर लेती है। इतना स्ट्रॉन्ग, इतना पावरफुल है न्यूक्लियस कि वहां आने वाली रे को उसी रास्ते वापस भेज दिया जाता है। ठीक है, दे मूव बैक इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि वो डेंस है न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल? हम लिखेंगे ड्रॉबैक ऑफ, प्लीज एवरीबॉडी राइट, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। प्लीज एवरीबॉडी राइट, तभी आप अच्छा आंसर लिख सकोगे और फुल मार्क्स मिलेंगे। मेन मेन पॉइंट तो सबको पता होता है, लेकिन फुल मार्क्स नहीं मिलते हैं फिर। सो राइट द आंसर। अब मैं आपको पूरा बता रही हूँ जो मैंने आपको मैक्सवेल की थ्योरी में बताया था। आई एम गोइंग टू राइट इट, यू नोट इट डाउन।
Write it, beta. Everybody done? Is anybody writing? Raise your hands who are writing. Okay, okay, beta. लिखो. Okay, let's move to the next question then. Next question is, how did Bohr atomic model explain the stability of atom? This is, how did Bohr atomic model explain the stability of atom? Can you give me some points? बोलो, क्या लिख सकते हैं इसके आंसर में? कुछ नहीं. चलो फिर, I'll write here. हम डिस्कस कर चुके हैं कि फिक्स्ड ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स घूमते थे, ना एनर्जी अब्सॉर्ब होती है ना लूज होती है. ठीक है, और वो स्टेशनरी स्टेट्स बोलते हैं इनको, फिक्स्ड ऑर्बिट्स को. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आप बना लो फिक्स्ड ऑर्बिट्स का, that Bohr proposed that electrons move only in
specific या fixed circular paths called discrete orbits. या energy levels. Next is there is no energy loss. While revolving in these discrete orbitals, electrons do not radiate energy. Okay. Then third point बनाओ stable state का, that because they do not lose energy, they stay in their designated shells, and never spiral into the nucleus. ठीक है, फिक्स्ड ऑर्बिट्स में घूमते हैं, कोई एनर्जी लूज या गेन नहीं करते हैं और स्टेबल स्टेट में होते हैं. दिस इज व्हाई बोहर एटॉमिक ऑर्बिटल, बोहर एटॉमिक मॉडल, this is how Bohr atomic model explains the stability. ओके, अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन करेंगे हम एवरेज एटॉमिक मास का. आप प्लीज फाइंड करना एवरेज एटॉमिक मास.
Calculate the average atomic mass of chlorine given that it exists as two main isotopes (35) with mass of 35 U and 75% abundance, and this with mass of 37 U with 25% abundance. कैलकुलेट करो और बताओ मुझे आंसर. करो बच्चे. या किसी ने रेज योर हैंड्स जिसको आता है करना. हम्म. देखो हमारे पास दो आइसोटोप्स हैं क्लोरीन के, एक Cl35 और एक Cl37. 35 वाले आइसोटोप की जो अबंडेंस है दैट इज 75 प्लस 37 वाले की जो अबंडेंस है दैट इज 25. ठीक है, तो जो भी इनका एटॉमिक मास है और रिस्पेक्टिव अबंडेंस है एक आइसोटोप की, ये दूसरे आइसोटोप का एटॉमिक मास और उसकी अबंडेंस, इसको मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, 100 से डिवाइड करो, ये आपके पास एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा 35.5. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एवरेज एटॉमिक मास. अच्छा, अब मैं आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी के बारे में बताऊंगी. उससे पहले कुछ आइसोबार्स के एग्जांपल्स आप लिख लो. जैसे आइसोबार वाला क्वेश्चन में आपने थोड़ा सा गड़बड़ किया था. आइसोबार जिनका एटॉमिक मास सेम होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है. जैसे कार्बन और नाइट्रोजन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 16 है, उसमें बहुत सारे अलग अलग आइसोटोप्स
होते हैं, 12, 13, 14, तो हमने 14 वाला लिया स्पेसिफिकली ताकि हम उसको मैच कर सके नाइट्रोजन के साथ। तो ये दोनों आइसोबार हो गए, सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर। सिमिलरली आर्गन और कैल्शियम है, दिस इज 18, 20, मास हो गया 40। फिर है आयरन और निकल, दिस इज 26, 28, दोनों का मास 58। सल्फर एंड फॉस्फोरस, write them down. Isobars के एग्जाम्पल, okay, I'm writing some questions, try solve them.
करो जरा ये क्वेश्चन एंड गिव मी द आंसर्स. कर लिया बच्चे? टेल मी. An atom acts as atomic number of 15 and contains 16 neutrons. What is the mass number? Unmute करो, बताओ आंसर. आप लोग बताओगे. बोलो. अनम्यूट करो और मुझे आंसर बताओ. आई एम वेटिंग. एक एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर है उसका 15 और उसके पास न्यूट्रॉन्स हैं 16. व्हाट इज मास नंबर? रोज, लोटस, डेफोडिल, कोई तो बताएगा. सनफ्लावर. 31. And what is number of protons? 15. जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है. एंड व्हाट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? ठीक है. सेकंड क्वेश्चन में एन एटम जिसमें आपको सिंबल दिया है एक्स, ऊपर लिखा है 24, हैज 12 इलेक्ट्रॉन्स. अच्छा, कैलकुलेट. पहले तो वही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 12. Neutral atom. Is it a neutral atom? What is this? Intake. Atom has 2 electrons. Calculate the number of electrons. The neutral atom. Neutral atom तो है ही है वो. Okay, fine. What is the number of protons in it? Number of protons. जो एटॉमिक नंबर है, जितने उसके पास इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन होंगे अगर वो न्यूट्रल एटम है तो. ठीक है, जितने प्रोटॉन उतना ही एटॉमिक नंबर. एंड व्हाट इज द एलिमेंट? आइडेंटिफाई द एलिमेंट. नेम द एलिमेंट.
Which element is this? It's magnesium. Atomic number आपको 1 to 20 याद होने चाहिए. Okay, next. Element is represented as 1735. Calculate the number of electrons. How many electrons does it have? बोलो. आपको सिंबल दिया है, नीचे है 17, ऊपर लिखा है 35. How many electrons does this have? Seventeen. And how many protons does it have? न्यूट्रल एटम में अगर कोई चार्ज नहीं है, जो जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे. एंड हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स इज इट हैविंग? कैसे निकालते हैं न्यूट्रॉन्स? ये जो मास नंबर है 35 में से आप 17 सब्ट्रैक्ट करोगे, कितना आएगा? 18. ठीक है. Which element is this? Identify the element. Chlorine. 17 atomic number होता है क्लोरीन का. And what is the configuration of chlorine? 287. And how many valence electron does chlorine have? Valence electrons हैं? No, valence electron is 7. Valency is 1. ठीक है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में क्या डिफरेंस है देखो. जैसे आपके पास कोई एलिमेंट है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ठीक है. ये हो गया सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन. 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288. किसी भी एलिमेंट की लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. हर एलिमेंट चाहता है कि उसकी लास्ट शेल कंप्लीट हो. हाँ जी बेटा बोलना. आप कुछ बोल रहे हो? Ma'am, it's still dispersal time actually. ओके फाइन. ठीक है. थैंक यू.